उत्पाती की बुद्धि। मालव प्रदेश में उज्जैनी नामक एक विशाल रूप से बसी हुई नगरी थी। उसके पास कलकल करती हुई क्षिप्रा नदी बह रही थी। वहीं पास के एक गांव में भरत नाम का एक नट रहता था। किसी असाध्य रोग से ग्रस्त होकर उसकी प्रथम पत्नी का देहावसान हो जाने पर उसने पुत्र पोषण के लिए दूसरी शादी की। कुछ समय तो आनंद से व्यतीत हो गया। स्वयं का पुत्र हो जाने पर यह शोक पुत्र है ऐसा समझकर नई माँ ने उसकी अवहेलना प्रारंभ कर दी। नई माँ का रूखा व्यवहार, अपने प्रति अन्यमनस्क भाव से काम करती देखकर रोहक ने अपनी विमाता से कहा, माता जी, आप मेरे साथ अन्याय कर रही है। माता अलग हो तो क्या पिता तो एक है। जैसा आपका यह पुत्र है वैसे ही मैं भी आपका पुत्र हूँ। दोनों नेत्रों के समान दो पुत्रों को समझिए। ऐसा न हो कि बाद में आपको पश्चाताप करना पड़े, क्योंकि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आपके व्यवहार में कलुषता, खिन्नता और द्वेष के कांटे उभरने लगे हैं। यह एक माँ के लिए अनुचित है। इस पर वह क्रूर हृदय विमाता आंखें तरेर कर फुंफकार करती हुई बोली, यदि मैं ऐसा न करूंगी तो तू मेरा क्या बिगाड़ देगा? तू मेरा क्या कर सकता है? क्योंकि उसे अपने पति पर विश्वास था कि मैं जैसा कहूंगी वह वैसा ही करेगा। रोहक कहने लगा, तू मुझे ऐसा वैसा मत समझना। मैं ऐसा कार्य करूंगा कि तुझे मेरी शरण में आना पड़ेगा। मुझसे दया की याचना करनी पड़ेगी। नागिन सी फुंफकार करती हुई माँ बोली, जा, तुझे जो कुछ करना है कर ले। मैं किसी की परवाह करने वाली नहीं हूँ। तो अपने को मेरे सामने क्या समझता है? आंखों से अंगारे से बरसाती हुई माँ चुप हो गई। रोहक अपनी बात पर अड़िग था। वह ऐसा समय देख रहा था कि कब मेरी विमाता मेरे पाँव में आकर गिरे। रोहक अपने पिता के पास ही सोता था, क्योंकि उसे अपनी माता पर विश्वास न था। न मालूम कब क्या कर बैठे। एक दिन रोहक अपने पिता के पास ही सोया था। चंद्रमा की शुभ्र ज्योत्सना चारों तरफ थिरक रही थी। अर्धरात्रि के समय एकाएक वह उठकर चिल्लाया, पिताजी, पिताजी, दौड़िए, अन्य कोई पुरुष भागा जा रहा है। बेटे की यह चिल्लाहट सुनकर भरत के मन में संदेह का सांप लौटने लगा कि मेरी स्त्री संभवतः सदाचारिणी नहीं है। बस फिर क्या था, उसने अपनी स्त्री से मुंह मोड़ लिया। व्यवहार में रुखाई, किसी भी प्रश्न पर झिड़की से उत्तर देना, यह उसका नित्य का व्यवहार हो गया। शयन वगैरह भी स्वतंत्र रीति से करने लगा। अपने पति का अपने प्रति रुखा व्यवहार देखकर उसे यह आभास हो गया कि यह सब रोहक की करतूत है। मुझे उससे क्षमा याचना करनी ही होगी। नारी के लिए पति सर्वस्व होता है। उसके बिना जीवन नीरस है, शून्य है। इसको अपने प्रति अनुकूल करना ही होगा, वरना सारी जिंदगी पश्चाताप की अग्नि में धधकना होगा। यह विचार कर नम्रता पूर्वक वाणी में मिश्री सी घोल कर मिठास लाती हुई बोली, मैं अपने कृत्य पर पश्चाताप कर रही हूँ। मैं भविष्य में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करूँगी जिससे तुम्हें कष्ट हो, पीड़ा हो। मातृपद के अनुकूल अपना व्यवहार करूँगी। मुझे अफसोस है कि मैं मातृपद के अनुकूल व्यवहार को भूल गई। रोहक ने माता को आश्वासन दिया कि अब मैं ऐसा कार्य करूँगा कि पिताजी आपसे पूर्ववत व्यवहार करें। एक रोज जब वह पिताजी के पास ही सोया था, शुभ्र ज्योत्सना की धवल किरणों में अपनी अग्रभाग की परछाई को दिखाते हुए कहा, पिताजी उठिए तो सही, देखो देखो, ये पुरुष भागा जा रहा है। भरत ने सोचा, रोहक ने जो बताया था वही पुरुष भयभीत होकर घर से भागा जा रहा है। संकेत को समझकर भरत क्रोधाग्नि से धधकता हुआ असीधारा को खींचता हुआ बोला, कहाँ है वह लंपट कामी? उसे अभी यमलोक रवाना करता हूँ। रोहक ने अपनी परछाई बताते हुए कहा, देखो, यह रहा वो पुरुष। मैं उसे पकड़ना चाह रहा हूँ पर वह हाथ में ही नहीं आता। बालक क्रुद्ध बाल चेष्टा को देखकर भरत लज्जित हो गया। सोचा, अरे मैंने इस नासमझ बालक पर विश्वास करके अपनी पत्नी के प्रति गलत अनुमान लगा लिया, उस पर आरोप मढ़ने का प्रयत्न किया। मुझसे भूल हुई। यह सोचकर अपनी पत्नी से पूर्ववत व्यवहार करने लगा। रोहक ने भी सोचा कि कहीं मेरे कार्यों पर अप्रसन्न होकर विमाता मुझे विष न दे दे। उसने अपना खान पान, शयन आदि सब काम पिता के साथ साथ प्रारंभ कर दिए। एक दिन रोहक अपने पिता के साथ कार्यवश उज्जैन गया।
उस समय उज्जैन अपने वैभव, समृद्धि और सौंदर्य श्री से स्वर्गपुरी अलका नगरी को मात कर रही थी। रोहक विस्फारित नेत्रों से देखता हुआ उसके सौंदर्य को अपनी आंखों में भर रहा था। अपने कार्यों से निवृत्ति पा भरत अपने पुत्र रोहक के साथ गांव के लिए रवाना हुआ। तभी उसे किसी विस्मृत सामग्री की याद हो आई। वह रोहक को क्षिप्रा नदी के किनारे पर बैठाकर पुनः शहर में चला गया। इधर रोहक ने बालू में संपूर्ण उज्जैन का नक्शा बनाकर बालू से ही उज्जैन का मॉडल बना लिया। सफेद रेती में कोट, कंगुरे, राजमहल, बाजार आदि का दृश्य ज्यों का त्यों अंकित कर लिया। राजा अपने साथियों, अंगरक्षकों से अलग थलग पढ़कर उस ओर आ निकला। अपने बनाए नक्शे पर राजा को आते देखकर रोहक ने कहा, राजन, आप इधर मत आइए वरना मेरी उज्जैनी टूट जाएगी। राजा ने पूछा, क्यों, क्या कारण है? रोहक ने कहा, राजन, जिस तरफ से आप आ रहे हैं वह राजभवन है। हर एक को प्रवेश की आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनते ही उज्जैन की संपूर्ण ज्यों की त्यों प्रतिकृति देखकर विस्मय पुलकित होकर राजा बोला, क्यों बालक, तूने यह नगरी पहले देखी है? नहीं, बालक ने कहा, मैं आज पहली बार ही इस नगरी में आया हूँ। ग्रामवासी शहर में बिना कारण या कार्य से तो आया नहीं करता। राजा बालक की अपूर्व धारणा, ग्रहण शक्ति को विस्फारित नेत्रों से देखता हुआ अपने राजमहल को चला गया। राजा ने जाते हुए बालक का नाम पूछ लिया। इधर रोहक का पिता भरत भी आ गया। दोनों अपने अपने घर चले गए। राजा के 499 मंत्री थे, फिर भी एक कुशाग्र बुद्धिशाली मंत्री की आवश्यकता थी, जिससे निराश होकर सुखपूर्वक आपदाओं से रहित राज्य कर सकूं। उसने सोचा, क्योंकि अन्य बल न्यून अल्प होते हुए भी वैभवशाली राजा बुद्धि बल से शत्रुओं को साम दाम भेद दंड बुद्धि से पराजित कर सकता है। अतः रोहक की बुद्धिमत्ता की परीक्षा के लिए अनेक युक्तियां सोचने लगा। बाप मरो पर मान मरे कहावत जगत में प्रचलित है। पिता पत्नी के मर जाने पर पुत्र का सम्यक्तया पालन पोषण नहीं कर सकता। वह व्यापार को, दुकान को संभाले अथवा पुत्र का लालन पालन करे। वह यदि दूसरी शादी करता है तो प्रथम पत्नी की संतान की अपार वेदना होती है। जल्दी से विवाह करने पर फुर्सत के समय में पश्चाताप होता है। अच्छी स्त्री से विवाह जीवन के तूफान में बंदरगाह है और खराब स्त्री से विवाह बंदरगाह में तूफान है। वीर माता के हृदय में पूर्व पत्नी के प्रति द्वेष होता है, क्योंकि उसके हृदय में द्वेष की जो आग धधकती है, द्वेष की प्रचंड भावनाएं प्रवाहित होती है, वे उसे शांत नहीं होने देती। पर यह तो मानना ही पड़ेगा कि द्वेषी को मृत्यु तुल्य कष्ट सहना पड़ता है। इसके आगे रोहक के जीवन में क्या घटना घटित होती है, यह हम अगले पार्ट में सुनेंगे। जय आनंद।